जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में बताया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, अगर चुकाया गया प्रीमियम व्यापार के लिए खर्चा माना जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम चुकाने की एंट्री हम वही करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू बैंक, और उसको वर्ष के अंत में P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो उसकी एंट्री कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अब दूसरा है कि अगर चुकाए गए प्रीमियम को विनियोग माना जाता है, प्रीमियम ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, अगर विनियोग माना जाता है यानी कि व्यापार के लिए खर्चा नहीं माना जाता है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक खाता बनाया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, हर वर्ष जो प्रीमियम चुकाया जाता है और चुकाने के बाद में वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, उसकी सरेंडर वैल्यू याद करते हैं पॉलिसी की कि बीमा कंपनी से कितना पैसा मिल सकता है। तो उसमें सरेंडर वैल्यू और चुकाया गया प्रीमियम, उन दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें देखो ये जो 24वां इलस्ट्रेशन किया था उसी को 25वें इलस्ट्रेशन में किया है। 25वां इलस्ट्रेशन आपके पेज नंबर 130 पर, इसमें सरेंडर वैल्यू है वो प्रश्न में दी जाएगी। उसमें प्रीमियम आपकी वही है 5,000 रुपये। हमने 1 अप्रैल 2013 को हमने प्रीमियम चुकाया, तो प्रीमियम चुकाने की हमने एंट्री है वो क्या की थी, इंश्योरेंस प्रीमियम या जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। बात देखिए, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का। जो प्रीमियम चुकाया जाता है उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे 2013 1 अप्रैल, और प्रीमियम हमने कितना चुकाया था, वर्ष के अंत में। अब वर्ष के अंत में हम क्या करेंगे, इसकी सरेंडर वैल्यू याद करेंगे। तो वर्ष का अंत कब होगा, आपके 31 मार्च 2014। तो इसमें देखो प्रश्न में पहले वर्ष के अंत में इसकी सरेंडर वैल्यू दे रखी है 0 नील, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो पहले वर्ष का अंत है 31 मार्च 2014 होता है और सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा जो प्रीमियम का पैसा है वो P&L में ट्रांसफर होगा। और P&L में ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में, और नाम किसका आ जाएगा, P&L का। तो पूरी राशि को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे 2014 31 मार्च। 5,000 रुपये जो प्रीमियम चुकाया गया था, क्योंकि सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं है तो पूरा ही लॉस है, इसलिए पूरी को हानि मान करके P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो जाएगा पहले वर्ष के अंत में। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है आपके 1 अप्रैल 2014। फिर हमने प्रीमियम चुकाया, तो प्रीमियम वही हमने कितने का चुकाया, 5,000 रुपये का। दूसरे वर्ष के अंत में फिर सरेंडर वैल्यू दे रखी है इसमें 2,000 रुपये। बीमा कंपनी से 2,000 रुपये मिल सकते हैं, प्रीमियम हमने चुकाया 5,000 और बीमा कंपनी से मिल सकते हैं हमारे को 2,000 रुपये, ठीक है। तो वर्ष के अंत में 2015 31 मार्च, दूसरे वर्ष का अंत होता है 31 मार्च 2015। तो जो सरेंडर वैल्यू है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी। ये सरेंडर वैल्यू है, ध्यान रखना, सरेंडर वैल्यू यानी कि खाते में हमारा बीमा कंपनी से हमारे को इतना ही पैसा मिल सकता है, कितना मिल सकता है, 2,000 रुपये। बैलेंस सीडी है, डिफरेंस नहीं है, सरेंडर वैल्यू है। 2,000 रुपये मिल सकता है 5,000 में से, जब 5,000 में से 2,000 मिल सकता है तो शेष राशि का लॉस हो गया, तो P&L में कितनी राशि ट्रांसफर करेंगे, 3,000 रुपये। तो P&L में 3,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा आपके दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का प्रारंभ 2015 अप्रैल 1। तो देखो पहले वर्ष तो उसकी सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं थी, इसलिए पूरा ही लॉस माना गया है, इसलिए पूरी राशि को हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट में। दूसरे वर्ष फिर हमने प्रीमियम चुकाया, जो प्रीमियम चुकाया उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे 5,000 रुपये टू बैंक के नाम से। और दूसरे वर्ष के अंत में सरेंडर वैल्यू है वो कितनी है, 2,000, यानी कि बीमा कंपनी हमारे को 2,000 रुपये दे सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि 5,000 में से 2,000 ही मिल सकते हैं, तो हमारे को लॉस कितना हुआ, 3,000 रुपये। इसलिए P&L में कितनी राशि ट्रांसफर होगी, 3,000। ये डिफरेंस आएगा 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये P&L के नाम से निकालेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि बीमा कंपनी के पास में हमारा खाते में बैलेंस कितना है, 2,000, ये मान लेंगे बैलेंस शीट। तो अब तीसरे वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल 2015। तो जो दूसरे वर्ष के अंत में जो बैलेंस शीट था इसको बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे, टू बैलेंस BD। कितना था, 2,000 रुपये, यानी कि बीमा कंपनी के पास हमारा कितना बैलेंस है, 2,000 रुपये तो पहले का बैलेंस था। और 1 अप्रैल को फिर हमने प्रीमियम चुका दिया। प्रीमियम कितना चुका दिया है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का प्रीमियम हमने और चुका दिया।
₹2000 का पहले का बैलेंस, ₹5000 का प्रीमियम और चुका दिया, तो हमारे हिसाब से बीमा कंपनी से कितना मिलना चाहिए? ₹7000 मिलना चाहिए तीसरे वर्ष के अंत में। लेकिन तीसरे वर्ष के अंत में वो असल में दे रखा है कि उसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो दे रखी है ₹4000, यानी कि बीमा कंपनी केवल ₹4000 ही दे सकती है 7000 में से। तो जो 4000 सरेंडर वैल्यू है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बैलेंस सीडी के नाम से। तो तीसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, अंत हो रहा है 2016 31 मार्च। तो 31 मार्च 2016 को जो सरेंडर वैल्यू है उसको हमेशा बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाता है, बाय बैलेंस सीडी। और सरेंडर वैल्यू कितनी है? ₹4000। हमारे हिसाब से तो 7000 मिलना चाहिए, क्योंकि ₹5000 हमने प्रीमियम चुका दिया, ₹2000 पहले का बैलेंस तो 7000 था। लेकिन बीमा कंपनी ने सरेंडर वैल्यू कितनी बताई है? 4000, यानी कि 7000 में से केवल 4000 ही मिल सकते हैं। तो लॉस कितने का हुआ? ₹3000 का। तो ये जो डिफरेंस आ गया ₹3000 का, ये लॉस है, इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है? जिस सरेंडर वैल्यू जिसमें संपत्ति को विनियोग माना जाता है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हर वर्ष के अंत में उसकी सरेंडर वैल्यू याद की जाती है। चुकाया गया प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू, उन दोनों का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया आपके तीसरे वर्ष का। अब चौथे वर्ष का प्रारंभ 2016 अप्रैल 1। पहले का जो बैलेंस था, देखो पहले की सरेंडर वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? ₹4000। तो पहले तो जो सरेंडर वैल्यू है उसको हम दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। ₹4000 का पहले का बैलेंस था, ये सरेंडर वैल्यू है। वर्ष के प्रारंभ में होता है वो बीडी के नाम से दिखाया जाता है, और वर्ष के अंत में होता है वो सीडी के नाम से दिखाया जाता है। फिर हमने 1 अप्रैल को फिर प्रीमियम चुका दिया, प्रीमियम हमने वही ₹5000 चुका है, तो प्रीमियम चुकाया है तो उसको किस नाम से दिखाएंगे? बैंक के नाम से। तो मैंने बताया था एंट्री क्या करते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू बैंक, और इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट या टू बैंक। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका जाएगा? बैंक का। इस हिसाब से हमने एंट्री किया। तो ₹5000 का हमने ये प्रीमियम और चुका दिया। ठीक है, ये तो हो गई। अब देखो इसके बाद में प्रश्न में क्या दे रखा है? इसमें क्या है? साझेदार की मृत्यु हो गई, 5 अप्रैल को साझेदार की मृत्यु हो गई और बीमा कंपनी से ₹60,000 की राशि प्राप्त हो गई। बीमा कंपनी से जब राशि प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको एंट्री है वो क्या करते हैं? पहले बीमा कंपनी पर हम क्लेम करते हैं इंश्योरेंस, जिसकी हमने एंट्री पहले बताई थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का, बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें 5 अप्रैल को इंश्योरेंस कंपनी से कितनी राशि ड्यू हो गई हमारी? ₹60,000, यानी कि ₹60,000 की राशि है तो बीमा कंपनी से राशि ड्यू हो गई है। क्योंकि प्राप्त होने की एंट्री तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी, तो इसलिए वो राशि तो आएगी नहीं। इसमें तो क्या है? जो राशि ड्यू हो गई है, मतलब 5 अप्रैल को जब मृत्यु होती है तो क्लेम करते हैं, और क्लेम करने की हम एंट्री क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में इसलिए नाम किसका आ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो ₹60,000 हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड। तो इसमें बस अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये ₹60,000 इधर सीआर साइड का टोटल लगा देंगे, और इसके टोटल में से ये ₹9,000 घटा देंगे। शेष राशि है वो आपके कितनी बची? ₹51,000। ₹51,000 की राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे, ए, बी और सी, और इनका रेशियो कितना दे रखा है? 3:2:1। तो ₹51,000 को 3:2:1 अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था इसका 25वां इलस्ट्रेशन, अगर चुकाए गए प्रीमियम को संपत्ति या विनियोग माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लें।